Good morning students, this is part 2 of the chapter tertiary sector. In this video we are going to learn about transport. हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग and in this video first we will learn about transportation. Transportation is basically a way for a person to travel from one place to another. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, लोगों को हेल्प करता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट कंसिस्ट ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. Transport plays a major role in our development and advancement in the last few decades. Transport क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग मैनर. किस किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है. फर्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स. Transport system in India facilitates the movement of different inputs like raw materials, machineries for the smooth functioning of the entire production system of the country. Because of the transport system, easily जो goods हैं, जो raw material है, machinery है, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है. And because of these movement of goods, production possible हो रहा है. क्योंकि अगर गुड्स प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा. सिमिलरली आउटपुट ऑफ द वेरियस सेक्टर्स आर कैरिड स्मूथली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ब्रिंगिंग दम इनटू द मार्केट. और जब गुड्स बन के रेडी हो जाते हैं तो उनको इंडस्ट्री से मार्केट भी पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी आर एबल टू टेक द गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द मार्केट. नाउ सेकेंड पॉइंट, लेबर मोबिलिटी. लेबर मोबिलिटी का मतलब क्या है बेटा. दैट इज लेबर्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ लेबर बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. Mobility of labor is equally important for both expansion of industry as well as for improving the lot of workers. Mobility of labor न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में हेल्प करता है बट वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है. थर्ड वन, फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया इज फैसिलिटेटिंग क्लियर कट जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन. ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोड्यूस हो पाए. As specialization depends on the extent of the market, thus by developing the markets for various products in the distant areas of the country, transport system facilitates specialization. Transport system क्या पाता है, market area develop कर पाता है वो, और it helps to reach the goods to the particular areas where it is necessary, and that is possible only because of the transport system. फोर्थ वन, ओपनिंग अप रिमोट एंड इनएसेसिबल रीजन्स. जो एरियाज़ में हम पहले नहीं जा पाते थे बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो रोड्स और रेलवेज अब जब डेवलप हो चुके हैं तो इट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देयर ऑल्सो एंड it make a way for tapping the vast unexplored resources like minerals, forest or agriculture's wealth of the countries. Fifth one, direct demand for industrial goods. Transport system of the country is creating the direct demand for the various industrial goods also, like machinery, iron and steel products. क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा तो क्या होगा, व्हीकल्स भी बनेंगी और कई सारी मशीन्स यूज़ होती हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, तो उससे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है. दैट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट बेटा है बैंकिंग. बैंकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल लाइफ ऑफ द बिजनेस, and the importance of banks can be seen from the fact that they are considered to be the lifeblood of the modern economy. बैंकिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो रोल प्ले करता है इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए, बिकॉज विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन सर्वाइव. Although no wealth is created by the banks, their essential activities facilitate the process of production, exchange and distribution of wealth.
ये हेल्प करता है प्रोडक्शन की ग्रोथ में बाय प्रोवाइडिंग देम अ लोन्स टू द बिजनेसमैन, और वेल्थ को और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाता है. इन दिस वे दे बिकम इफेक्टिव पार्टनर्स इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. Importance of banks. First point है बेटा, सप्लाई ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर. इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट. अगर हम चाहते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े तो दैट नीड्स अ मनी, और वो मनी किसने प्रोवाइड किया? बैंक्स ने. ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, that for example nationalized commercial banks, regional rural banks in the rural areas has solved the problem of rural credit to a large extent and helped in the growth of agriculture productivity in production. जिस तरीके से ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रूरल एरियाज़ में भी डेवलप होने लगे, उससे वहाँ की जो क्रेडिट की प्रॉब्लम्स थी रूरल एरियाज़ में, क्योंकि मनी लेंडर्स जो थे वो बहुत हाई रेट में लोन प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को, तो वो उनको पे बैक भी नहीं कर पाते थे. तो बैंक्स ने आके ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया बिकॉज दे आर एबल टू प्रोवाइड द लोन्स टू द फार्मर्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी फिर ग्रोथ होने लगा. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा, फुलफिलमेंट ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इवन इंडस्ट्री सेक्टर की भी क्रेडिट नीड्स को बैंक्स ने पूरा किया. रेगुलर फ्लो ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग बोथ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इट मीन्स इंडस्ट्रीज़ में फिक्स कैपिटल भी चाहिए होती है और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है. वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस को पूरा करे, और फिक्स कैपिटल लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड ऑल. तो अगर इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल ही एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगी बेटा, तो वो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर सकते. एंड द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स लाइक IDBI, SIDBI, etc. fulfill the long-term credit needs of this sector, while the commercial banks meet their short-term credit needs. और जैसे जैसे बैंक्स डेवलप हुए, IDBI और SIDBI, उन्होंने क्या किया? उनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल किया, और जो बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर एबल टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द बैंक्स. थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स. Banks helps in the distribution of surplus capital from the region where it is not wanted to those regions where it can be most usually used. बैंक ने क्या किया? जो सरप्लस कैपिटल थी, मतलब जो एक्स्ट्रा कैपिटल, जो मनी अमाउंट पड़ा हुआ था और जिस रीजन में जिसकी नीड नहीं थी, उसको उस प्लेस पे, उस रीजन पे ट्रांसफ़र किया जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी. Thus, they pave way for the economic development of backward regions also. Fourth point, bank encourage the right type of industries. Banks prefer to advance loans only to those industries whose products are in a great demand. बैंक क्या करती है? उन्हीं को लोन्स देती है इंडस्ट्रीज़ को जिनकी गुड्स डिमांड में होते हैं. Thus, they encourage the right type of industries, और उससे इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ होती है. राइट टाइप, जिसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जिनको मनी की नीड है. एडवांसेस टू प्रायोरिटी सेक्टर्स. Public sector banks and the various specialized financial institutions give credit to the priority sectors like agriculture and small scale industries on highly concessional rates. Concessional means low rate. बैंक्स क्या करती है? जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिनको क्रेडिट की नीड है, मनी की नीड है, उनको लोन्स प्रोवाइड करती है, और बहुत लो रेट पे, कम रेट पे. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, जैसे सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल में डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसने क्रेडिट प्रोवाइड किया बैंक्स ने, जिसके से डेवलप हुआ. बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस बैंक हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. थैंक यू. नेक्स्ट आता है बेटा इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इंडियन बैंकिंग सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम एंड द सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम. Organized banking system refers to that part of Indian banking system which is under the influence and control of the Reserve Bank of India, which is the central bank of the country.
जो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंडर में आते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर कहलाता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और क्या कहते हैं हम? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या कंपोज करता है? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंटल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम क्या है बेटा? वो सेक्टर्स जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक है, मतलब रिजर्व बैंक के कंट्रोल के अंडर में नहीं है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन देयर बिजनेस डीलिंग्स, और इसी की रीज़न से उसमें जो रूल्स हैं या बिजनेस होते हैं वो एक सेम रूल्स फॉलो नहीं करते। चिट फंड्स एंड निधीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस कैटेगरी, जो अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर के अंदर में इंक्लूड होते हैं। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।